हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे हैं हम। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चर्चा करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है मैग्नेटिक फील्ड बदलने के कारण वो कैसी होती है, संरक्षी होती है और ये होता है वो होता है फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें हमने कल पिछली क्लास में करी थी। ठीक है, चलिए तो और मैंने लास्ट में आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं अब आगे इंडक्टेंस के ऊपर, ठीक है, इंडक्शन के ऊपर कि इंडक्शन या प्रेरण क्या होता है, कैसे होता है, क्यों प्रेरण हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा प्रेरण हो रहा है। ठीक है, अब प्रेरण हमने देखा कि हमने ईएमएफ जनरेट कराया था रॉड के अंदर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड बदल रही थी उसकी वजह से, या आप एरिया बदल रहे थे उसके कारण, ये सब चीजें हमने देखी थी, ये सब चीजों पे हमने चर्चा करी थी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इंडक्शन जो होता है, प्रेरण जो होता है, वो कितने तरीके से हो सकता है या कैसे कैसे हम प्रेरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली हमने दो तरीके से इनको क्लासिफाई कर रखा है, दो तरीके से हमने बांट रखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को, और इसमें हम प्रेरण के ऊपर अब चर्चा करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक बार फिर से टॉपिक लिख लिया जाए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये जो प्रेरण है भैया, ये जो प्रेरण है इसको हमने दो भाग में बांट रखा है। पहला हम लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या लिखते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। नाम बता रहा हूं, ठीक है, फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं ये अन्योन्य प्रेरण। मैं इसको म्यूचुअल इंडक्शन ही बोलूंगा, मैं बार बार इसको अन्योन्य नहीं बोलूंगा। ठीक है, और ये होता है दूसरा सेल्फ इंडक्शन। इसको हम कहते हैं स्वप्रेरण। ठीक है भाई, ठीक है भाई, है ना। तो इसको भी हम सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। आपको समझ में आना चाहिए किसकी बात हो रही है, अन्योन्य की हो रही है या फिर स्वप्रेरण की बात हो रही है। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको, इंग्लिश में आपको मैं समझाता चलूँ। कभी कभी मेरी इच्छा करेगी तो मैं बोल लूंगा, चलो ठीक है, तुम आप चाहते हो कि मैं बोलूँ कभी कभी, तो मेरी इच्छा करेगी तो मैं बोल लूंगा। हम बात करते हैं दोनों की, पहले छोटी छोटी मोटी मोटी बातें कर लेते हैं, क्या होता है इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हैं उनके ऊपर हम थोड़े चर्चा कर लेते हैं। देखें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, या म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली दो कॉइल होती हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास दो कॉइल होती हैं। पहली कॉइल हम मान लेते हैं कि ये हमारी पहली कॉइल है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेकर हम चल रहे हैं, और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, मतलब दूसरी कॉइल है जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल हमारे पास होती हैं, या दो लूप या दो कॉइल, कुछ भी आप बोलो इसको। पहले को हम प्राइमरी और दूसरे को हम सेकेंडरी कहते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी कहते हैं, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी हम इसको कहते हैं, ऐसा हम इसका कह पाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम कहते हैं कि प्राइमरी वो कॉइल होती है जिसके अंदर जिसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है। प्राइमरी कौन सी कॉइल होती है? वो कॉइल होती है जिसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, वो कुंडली जिसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, फ्लक्स बन रहा है, जिसके कारण फ्लक्स बन रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, करंट फ्लो होने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड अपना फ्लक्स साथ लेके चलती है। ठीक है, सेकेंडरी वो कॉइल होती है जिसको फ्लक्स अफेक्ट कर रहा है, जिसको फ्लक्स प्रभावित कर रहा है। किसका फ्लक्स? प्राइमरी का फ्लक्स। ठीक है, प्राइमरी, जिसको प्राइमरी का फ्लक्स प्रभावित कर रहा है, प्राइमरी का फ्लक्स प्रभावित कर रहा है। ठीक है, वो प्रभावित कैसे करेगा? फ्लक्स के पास तो एक ही काम है भैया, फ्लक्स तो बदलता है तो ईएमएफ जनरेट कर देता है। हमारे फैराडे के नियम के अनुसार फ्लक्स प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो बोलेगा जैसे ही आपने इधर करंट फ्लो किया, आपने जैसे इधर करंट फ्लो किया तो आपने देखा कि इसके अक्रॉस यहां पर एक ईएमएफ जनरेट हो गया है, एक ईएमएफ हमें यहां पर मिल गया। ठीक है, यही तो हम चाहते थे कि ईएमएफ हमें मिल जाए, तो यहां पे ईएमएफ हमें मिल गया। तो आपने देखा कि इसकी वजह से, इसके अंदर, इसकी वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो कॉइल हैं, तो ये आपस में म्यूचुअली अपने इसमें इंडक्शन कर रहे हैं। ये इसको कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर इसमें फ्लो कर रहा है तो हम इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो कॉइल हैं जो कि आपस में संबंध रख रही हैं, कुछ इनके संबंध की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको म्यूचुअल या अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, इसको म्यूचुअल इंडक्शन या फिर अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। आती बात समझ में? ठीक है, इसको हम म्यूचुअल या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। आती है क्या बात समझ में? ठीक है, चलो। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कैसे बताते हैं कि ईएमएफ जो इसके अंदर जनरेट हो रहा है वो -m
डी आई बाई डी टी के बराबर होता है, माइनस एम डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का नियम, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्य प्रेरण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हम इसको बोलते हैं। और ये जो m होता है, यहां पर जो m आपने लिखा है, ठीक है, ये आपने जो m लिखा है ये अन्य नियतांक है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या अन्य प्रेरण नियतांक। आती है बात समझ में? तो ये हमारे पास आ जाता है, इस प्रकार से हमें ये मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, आते हैं सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा, आप समझ ही गए होगे। सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण में क्या हो रहा होगा, एक ही कुंडली हमारे पास है, एक को है कुंडली हमारे पास है, ठीक है, और इसी में हम करंट फ्लो करा रहे हैं, और इस करंट फ्लो होने की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो इसी के अंदर ईएमएफ भी जनरेट करा रहा है, ठीक है, तो सारा काम इसी के अंदर हो रहा है। तो यही प्राइमरी, यही सेकेंडरी, सब कुछ यही है, और इसमें अपने खुद के अंदर ये ईएमएफ जनरेट करा रहा था, इसको हम स्वप्रेरण कहते हैं। अगर हम लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं तो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बाद में लेंगे सेल्फ इंडक्टेंस को। पहले हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं, अन्य प्रेरण की हम बात करना शुरू करते हैं। तो क्या बात करें भैया अन्य प्रेरण में, पहले इसको हम हटा देते हैं। और कहाँ जा रहे हो भैया, इधर आओ, देखो ये भी हमसे खेल रहा है, आओ आओ। हम क्या बात करेंगे, अन्य म्यूचुअल इंडक्शन की हम चर्चा भी करने वाले हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या पढ़ना है भैया हमें, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या सीखना है, आइए क्या शुरू करें। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो गया भाई तुम्हें? म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। क्या लॉ दिया हमने म्यूचुअल इंडक्शन का? म्यूचुअल इंडक्शन का हमने लॉ दिया कि ई जो है, ईएमएफ जो जनरेट है वो माइनस एम डी आई बाई डी टी के बराबर होगा, ठीक है, माइनस एम डी आई बाई डी टी के बराबर होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो इसके अंदर ये है। अब इसको हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास ये दो लूप हैं, एक बाहरी लूप है जो कि काफी बड़ा है, ठीक है, काफी बड़ा है ना, और एक समकेंद्री एक और लूप है जो कि काफी छोटा है, ठीक है। ये दो लूप हमारे पास हैं, काफी छोटा है, काफी बड़ा है। तो इसकी बात करोगे तो आप ये जो रेडियस है ये आर के बराबर है, ये जो रेडियस है इसका आर के बराबर है, और बाहर वाले का रेडियस हम ले लेते हैं कितना, बड़े आर के बराबर है। और हमें बताया गया है कि ये जो बड़ा आर है ना, ये छोटे आर से बहुत ही बड़ा है, मतलब इसके लिए ये एक फुद्दू सा है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा यहां पर हमने लूप बनाया है, एक बहुत छोटा सा हमने यहां पर एक लूप बनाया है। और अगर आप कहते हो तो हम इसके अंदर एक करंट आई फ्लो करा देते हैं, आप कहते हो तो हम इसके अंदर एक करंट आई फ्लो करा देते हैं, ठीक है। आई यहां पर हमने फ्लो करा दिया। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इस आई के कारण, जो आई करंट फ्लो कर रहा है, अंदर वाले रूप में कितना करंट या कितना ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो निकाल सकते हैं क्या? अच्छा, ये लेने का कारण क्या है, हमने ये वाला लूप बहुत बड़ा क्यों माना है? अगर इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, इसके सापेक्ष हम देखते हैं तो बहुत छोटा है। मैं अगर फील्ड की बात करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी और बहुत छोटी सी जगह में हम उसको कांस्टेंट मान सकता हूं, ठीक है। तो सिर्फ यही कारण है मैंने इसको जो आर जो है बहुत बड़ा लिया है। अगर इसी कारण में देखूं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो आप कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो म्यू नॉट आई बटे 2r के बराबर होगी, ठीक है। फॉर्मूला जानते हो ना भैया, फॉर्मूले मत भूल जाना। अगर फॉर्मूला भूल गए तो फिर कोई मतलब नहीं है सब पढ़ने का। पहले जाओ एकदम से फॉर्मूला याद रखो पूरे, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी में लिखते जाओ उसको, b बराबर म्यू नॉट आई बटे 2r के बराबर, ये हमारे पास आ जाएगा। हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए हमें चाहिए क्या चाहिए हमें चाहिए ईएमएफ। और ईएमएफ किसके बराबर होता है? ईएम होता है डी फाई बाई डी टी के बराबर, माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर, ठीक है। अच्छा, तो ईएमएफ निकालते हैं तो ईएमएफ निकालने के लिए फाई चाहिए, और फाई किसके बराबर होगा? बी डॉट ए के बराबर होगा। एंगल दोनों में बराबर है तो बी इंटू ए हम इसको कर लेते हैं। तो बी का मान कितना आया? म्यू नॉट आई बटे 2r इंटू पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, लिख पाऊंगा ऐसे, ठीक है, बिल्कुल लिख पाऊंगा। आई कहाँ गया, आई तो है ना, ठीक है। तो जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको तो हम साइड साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, और बाकी को अलग लिख लेते हैं। और ये आई हमारे पास वेरिएबल है, इसको मैंने अलग लिख लिया। अब मुझे चाहिए ईएमएफ। ईएमएफ अगर चाहिए तो भाई करो इसको डिफरेंशिएट, तो माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है, ठीक है। तो करोगे तो यहां पर देखोगे माइनस डी, अब जो कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल लिया, तो माइनस म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बटे 2r, ठीक है, इंटू डी आई बाई डी टी। यही होगा, यही होगा। देखो वैसा लग रहा है ईएमएफ बराबर माइनस एम डी आई बाई डी टी जैसा लग रहा है, वैसा फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो कि एक कांस्टेंट आ रहा है, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर बटे 2 इंटू कैपिटल आर, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों का आ रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों का आ रहा है म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बटे 2r। आती है बात समझ में, ये चीज समझ में आती है हमें ना, बिल्कुल अच्छे से हम देख सकते हैं, बहुत आसानी से हमने इसको निकाल लिया। अच्छा, ये जो वैल्यू आई है एम की, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए कि ये वैल्यू जो आई है ये क्या है बाबू। तो एम जो है वो क्या आया है, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बटे 2r, बटे 2r। थोड़ा सा इसके ऊपर गौर किया जाए तो आप पाओगे कि किस किस पर निर्भर कर रहा है, मतलब एम की निर्भरता की हम बात कर रहे हैं कि एम किस किस पर निर्भर करेगा। आप देख सकते हो कि बेटा ये बड़े वाले रेडियस, मतलब छोटे वाले लूप के रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है और बड़े वाले लूप के रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब ये इन लूप की जो ज्योमेट्री है, इन लूप की जो ज्योमेट्री या बनावट है उस पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री या बनावट, ठीक है। ये लूप जिस तरह से बने हुए हैं उस पर निर्भर करेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेगा, बनावट पर निर्भर करेगा, है ना, करेगा कि नहीं करेगा। ये वैसी ही बात हो गई, ये वैसी ही बात हो गई जैसे रेजिस्टेंस होता है या कैपेसिटेंस होता है। जैसे रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, वो बनावट पे डिपेंड करता है, मतलब कैसा बना हुआ है, कितना एरिया है, कितनी थिकनेस है तार की, तो उसका रेजिस्टेंस होता है। फिर प्लेट का एरिया क्या है, उसको कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे ही किस पे निर्भर कर रहा है, ज्योमेट्री पे निर्भर कर रहा है। दूसरी बात आप देख पाओगे कि दूसरी बात यहां पर म्यू नॉट भी आ रहा है भाई साहब, ये पाई और 2 तो कांस्टेंट, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। म्यू नॉट भी आ रहा है। अच्छा, म्यू नॉट आ रहा है, म्यू नॉट आने का मतलब ये है कि यहां पर हमने स्पेस में रखा है, मतलब वैक्यूम में रखा है या एयर में रखी सारी चीजें, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि स्पेस में रखी है, मैं तो इसको किसी मीडियम में रख दूंगा, है ना। कहां पर रखा गया उस पर भी निर्भर कर रहा है, मतलब तो जिस मीडियम में रखा है उस पर भी निर्भर करेगा, तो मीडियम पर भी निर्भर करेगा। मीडियम पर कहां से पता चलेगा हमें, इसकी म्यू नॉट, म्यू से, तो म्यू क्या होता है, परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी पर भी निर्भर करेगा। आती है बात समझ में, परमिएबिलिटी पर भी निर्भर करेगा। ये 2 चीज तो ये निर्भर कर रहा है, तो आपको देख पता चल रही है बिल्कुल साफ साफ कि इस पर निर्भर कर रहा है। अच्छा बाबू, हमने जब फ्लक्स लिखा था तो हमने यहां पर बी डॉट ए लिख दिया था, हमने बोला था कि एरिया बी का और ए का जो एरिया है वो बी और ए के बीच जो एंगल है वो अभी 0 के बराबर है। क्यों? क्योंकि एरिया बाहर की तरफ ले लिया और हमने बी भी बाहर की तरफ हमारे पास आ रहा है, ठीक है, दोनों को ले लिया। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाता है, थीटा कितना हो गया था 0, तो कॉस 0 के वैल्यू जो आ गया था 1 आ गया था। ये तो इसलिए आया था क्योंकि मैंने आपको बहुत आसान कर दिया आपके लिए, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि ऐसे रखा हो। मैंने तो बोला ऐसे लूप रखा ही नहीं है ना, ये अंदर वाला लूप है, ऐसे रखा ही नहीं है। मैंने तो ये वाला लूप ऐसे रखा है, टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। अगर 90 डिग्री रख दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको 90 डिग्री रख दूं तो क्या होगा, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो भी बाहर की तरफ, ठीक है, और ये एरिया और ये जो इसका प्लेन है वो भी इस तरह से, ठीक है। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से क्रॉस होगी ही नहीं, तो ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो वो डिपेंड कर रहा है कि किस एंगल पर रखा गया है, ठीक है, उस पर भी निर्भर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसको हम इस तरह से घुमाएंगे तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ईएमएफ की वैल्यू घटती जाएगी। अभी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ईएमएफ की हमारे पास, जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे 90 डिग्री पर जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही ईएमएफ 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स 0 हो गया। सीधी सी बात, कोई फ्लक्स कोई निकल ही रहा है उसके अंदर से, फ्लक्स काट ही नहीं पा रहा उस एरिया को। अगर फ्लक्स काट नहीं पा रहा है तो ईएमएफ 0 के बराबर है। तो यहां पर हम तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि दोनों लूप के बीच में क्या एंगल है, दोनों लूप के तलों के बीच में लिख सकते हो, तलों के बीच कोण,
या फिर अगर इसको हम और भाषा में, दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दोनों लूप एक दूसरे के सापेक्ष किस प्रकार से रखे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष कैसे रखे हैं। कैसे रखे हैं इस पर भी निर्भर करेगा, इस पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, ये तीन चीजें हमको हम दिखती हैं कि ये इन तीन चीजों के ऊपर m का वैल्यू जो है वो निर्भर करने वाला है। ठीक है, यहां से हमें ये बात समझ में आ जाती है बहुत ही बढ़िया तरीके से कि इन सब चीजों पे ये वैल्यू डिपेंड करने वाला है। और यहां पर मैं cos थीटा भी लगा दूंगा, यहां पर मैं cos थीटा भी लगा दूंगा, तो थीटा पर डिपेंडेंसी भी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इन सब चीजों को लिखते जाओ साथ साथ और आगे हम चलते जाते हैं। एक बहुत ही बढ़िया बात, ये तो खत्म, चलो ठीक है, हाँ तो आपने लिख लिया, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, नई बात करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं, बहुत ही बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कि प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी कुंडली या प्राइमरी लूप और सेकेंडरी किसी को भी लिया जा सकता है, किसी को भी लिया जा सकता है, हाँ के ना, किसी को भी लिया जा सकता है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी किसी को भी लिया सकता, मतलब ऑब्वियसली दोनों ही है, दो ही हमारे पास, एक प्राइमरी या सेकेंडरी है। ठीक है, उसमें से आप किसी को भी प्राइमरी बोल सकते हो, किसी को भी सेकेंडरी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब हम इस प्रकार से समझेंगे, इस प्रकार से समझेंगे कि हमने जो क्वेश्चन किया है इसको थोड़ा सा उलट लेते हैं। क्या करते हैं, इसको हम उलट लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, अगर ये अंदर वाले में आई करंट फ्लो कर रहा है, अंदर वाले में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसमें बाहर वाले में कितना ईएमएफ जनरेट होगा, बाहर वाले में कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल बात हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां तो आपने बहुत छोटा सा मान लिया था, यहां तो आपने बहुत छोटा सा मान लिया था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट करके बहुत आसानी से काम कर लिया था। लेकिन जब आप यहां की बात करते हो तो ये तो बहुत बड़ा है इसके अनुसार, है ना, बहुत बड़ा है इसके अनुसार। तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इसकी वो स्पेस में चेंज हो रही होगी, यहां अलग वैल्यू, यहां अलग वैल्यू, यहां अलग वैल्यू, यहां अलग वैल्यू, सब जगह अलग 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 सी वैल्यू आ रही होगी। तो हमारे लिए बड़े दुविधा वाला काम हो जाएगा अगर मैं फ्लक्स निकालने बैठूं इसका। ठीक है, हम निकाल लेंगे, वो अलग बात है, निकाल लेंगे, लेकिन इतनी मेहनत काहे करें भैया, जब हम देख सकते हैं कि अगर इसको प्राइमरी बना दिया जाए और इसको सेकेंडरी बना दिया है। अब जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, प्राइमरी। ऑब्वियसली बात है कि इसमें फ्लक्स बनाएगा, ये फ्लक्स जनरेट कर रहा है तो ये प्राइमरी है। ठीक है, और ये सेकेंडरी, जिसमें ईएमएफ जनरेट होगा तो ये सेकेंडरी है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। अब हमें करना है, ये हम टेंशन में हो गए भैया, टेंशन में आ गए, कैसे करें इसको, तो कोई समझ में नहीं आ रहा, हमें क्या समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, कैसे करा जाए, कैसे करा जाए। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि आपको हमने एक चीज बताई थी, प्राइमरी और सेकेंडरी किसी को भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपने बोला ले कुछ नहीं, इसको बोलो सेकेंडरी, इसको बोलो सेकेंडरी, और इसमें जो ईएमएफ जनरेट हुआ उसको निकाल लो और इससे करंट हटा दो। ठीक है, और उसको बोलो कि ये प्राइमरी है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा ना, अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इनका जो म्यूचुअल इंडक्शन आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बटे 2r के बराबर। दोनों तरह से करके देख लो, दोनों ही तरह से इसका जो वैल्यू आएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बटे 2r के बराबर आएगा। इसको प्रूव भी कर लेंगे भैया हम कि बराबर आता है दोनों तरह, किसी को प्राइमरी ले लो, किसी को भी सेकेंडरी ले लो। लेकिन उसका फायदा क्या है, किसी को प्राइमरी लेने का, किसी को सेकेंडरी लेने का, फायदा यह है कि आपको आसानी हो जाती है कैलकुलेशंस करने में, या जो चीज आसान है आप उसकी तरफ जा सकते हो। ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर अगर उसको निकालने, इसको सेकेंडरी लेकर निकालने बैठते तो इंटीग्रेशन का आपको इस्तेमाल करना पड़ता। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, उससे बेटर है हमें बस पलटा है, बस उनको चेंज कर लिया, उलट लिया है, उलटते ही हमारे लिए कहानी जो है बहुत आसान हो गई है। ठीक है, चलो इतना लिखो, फिर हम आगे चलें, फिर भी करें भाई, प्रूव कर लेते हैं, है ना, प्रूव कर लेते हैं कि बराबर आता है, कर लेते हैं भाई प्रूफ। कैसे करोगे इसको, प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कार्यक्रम हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कार्यक्रम करेंगे हम उसके लिए, ये हमने रब कर दिया है। अच्छा, तो भाई ये बना लेते हैं कुछ, ये क्या है, ये एक सोलेनॉइड है,
क्या है ये? एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं सोलेनॉइड, है ना। और ये जो सोलेनॉइड है इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो n1 के बराबर है, ठीक है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है, रेडियस भी आप ले लो, इसको एक लाइन खींच लेते हैं बीच में से, ये जो रेडियस है इसको आप ले लो r1 के बराबर है। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, और बात करी जाए, और हमने क्या किया है, हमने इसके अंदर एक और छोटा वाला सोलेनॉइड डाल दिया है। पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं हम, एक स्प्रिंग के अंदर दूसरी छोटी स्प्रिंग डाली जा सकती है, बिल्कुल डाली जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, और इनकी जो लेंथ है, कॉमन लेंथ है, कॉमन मिनिमम लेंथ जो इनकी है उसको हम L बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन मिनिमम लेंथ, और इसको हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो n2 के बराबर है, और जो रेडियस है इसका वो r2 के बराबर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर तो, है ना। तो ये तो हमारा मेन फिगर हो गया, इसके मेन फिगर हमने बना के देख लिया, ठीक है। चलिए अब क्या किया जाए, अब बातें आगे बढ़ाई जाए भाई, थोड़ी थोड़ी बातें करें हम आगे। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, इसको बोलता हूं बड़े वाले को कॉइल नंबर 1 या सोलेनॉइड नंबर 1, इसको बोलता हूं सोलेनॉइड नंबर 2, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं मेथड 1, नाम दे दिया है, कोई मेथड वेथड ऐसा कुछ अलग से कुछ मेथड नहीं, अलग अलग मेथड नहीं, दोनों में एक ही चीज करने वाले हैं, लेकिन मैंने उसको मेथड 1 नाम दे दिया ताकि हम अच्छे समझ पाए, है ना। इसको हमने क्या बोला है, इसमें हमने पहला वाला जो कॉइल है इसको प्राइमरी मान लिया है, और दूसरा वाला जो कॉइल है इसको सेकेंडरी मान लिया है। आई बात समझ में, ठीक है। पहले वाले को प्राइमरी मान लिया और दूसरे वाले को सेकेंडरी मान लिया। तो हम पहले वाले को जब प्राइमरी मानेंगे तो हम मानेंगे कि इसके अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। बना देता हूं यहां पर, ठीक है, यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। आई करंट यहां से फ्लो हो रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली आई जो है वो चेंजिंग है, ठीक है, बदल रहा है, ठीक है। आई करंट किसी समय टी पर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, वो जब भी मैं आई यहां पर लिख रहा हूं अब, तो आई का मतलब ये है किसी समय टी पर इतना आई करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। ऑब्वियसली आई जो है वो बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है, ठीक है। समय के साथ बदलेगा तभी तो फ्लक्स बदलेगा, तभी फ्लक्स बदलेगा, तो फ्लक्स बदलने से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। चलिए अब हमें बात करनी है कि जो सेकेंडरी वाला है, जो पिंक वाला है, सेकेंडरी बन गया है, इसके अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होगा, यही हमें बात करनी है, कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होगा इस आई के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रहा है। अब आई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे में बन रहा होगा, इस पूरे में बन रहा होगा, ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, बना हुआ है, ठीक है, इस पूरे में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, ठीक है। बना नहीं रहा हूं, बहुत घिचपिच हो जाएगा, ठीक है। बस इस पूरे में जो ब्लू वाला है, इस पूरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा। उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, उसका वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, बी बराबर म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स n1 और इनटू आई, ठीक है। ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा अंदर सोलेनॉइड में। लेकिन हमें तो फ्लक्स चाहिए किसके अंदर, हमें फ्लक्स चाहिए इसके अंदर, इस छोटे वाले के अंदर कितना फ्लक्स होगा। तो छोटे वाले के अंदर फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे फ्लक्स पहले एक टर्न का, सिर्फ एक टर्न की बात करते हैं, एक टर्न के अंदर कितना फ्लक्स होगा अंदर छोटे वाले में, पिंक वाले में कितना फ्लक्स होगा। तो आप देखोगे बी मैग्नेटिक फील्ड जो बना, और एरिया किसका, पिंक वाले का, एरिया किसका, पिंक वाले का, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से लेके चल रहा हूं मैं, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बी का वैल्यू रखे तो म्यू नॉट n1 इंटू आई, और पिंक वाले का अगर हम देखते हैं तो एरिया ऑफ पिंक कितना होगा, पाई इंटू r2 का स्क्वायर। ये एक टर्न का मेरे पास क्या आया है, फ्लक्स, जो कि एक टर्न से निकल रहा होगा। लेकिन क्या मेरे पास वन टर्न है, क्या मेरे पास एक टर्न है सिर्फ, मेरे पास कितने टर्न है, मेरे पास n2 टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, n2 टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। और L लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, n2 इंटू एल, L लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, n2 इंटू एल, ठीक है। तो इतने टर्न्स के लिए कितना टोटल फ्लक्स आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है। एक में इतना तो n2l में इतना, तो n2 इंटू एल इंटू म्यू नॉट ni इंटू n1i इंटू पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है, पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई, हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईएमएफ, और ईएमएफ जो आएगा वो क्या आएगा आपका, ईएमएफ आएगा आपका डी फाई बाई डी टी, माइनस भी लगा दो आगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कॉन्स्टेंट टर्म सारे बाहर ले लो, माइनस म्यू नॉट n1 इंटू पाई r2 का स्क्वायर इंटू एल
ठीक है, कुछ बचा तो नहीं, म्यू नॉट N1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर इंटू L, और इधर I, जिसको डिफरेंशिएट करोगे तो di बाई dt बन जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं E बराबर माइनस एम डी आई बाई डी टी से, तो यहां से जो M का वैल्यू आया है, जो M का मान हमारे पास आया है, वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L, पाई R2 स्क्वायर इंटू L। ठीक है, ये तो मेथड नंबर 1 हुआ, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, कितना वैल्यू आया है हमारे पास, म्यू बराबर M बराबर म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू, ठीक है, ये M का मान आया मेथड नंबर 1 से, मेथड नंबर 1 से। अब मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, मेथड नंबर 2 से मैं इसको करूंगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने इसको मिटाया है, और मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, मेथड नंबर 2 में हम सेकेंडरी किसको मानेंगे, प्राइमरी किसको मानेंगे, अंदर वाले को, और सेकेंडरी किसको मानेंगे, बाहर वाले को। ठीक है, तो देखें जरा, अब हमारे लिए जो फर्स्ट वाला है क्या बन गया है, सेकेंडरी कॉइल। तो मतलब पहले वाले में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो हम निकालने की कोशिश करेंगे, है ना, और दूसरे वाले को हम क्या मानेंगे, प्राइमरी। हम मानेंगे इसके अंदर किसी समय टी पर कोई आई करंट फ्लो हो रहा है, कोई आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। आती है बात समझ में? ठीक है, चलिए यहां पर पहुंचते हैं हम। अच्छा, अब यहां की हमें बात करनी है, तो हमें देखना पड़ेगा कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो आप बोलोगे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो म्यू इंटू N2 इंटू आई के बराबर बनेगी, अंदर वाले की तरफ से वजह से बनेगी। ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू N2 इंटू आई के बराबर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सिर्फ इसके अंदर होगी। अब मैं बना देता हूं, ठीक है, सिर्फ इसके अंदर होगी, सिर्फ इस वाले के अंदर होगी, और पीछे से आ जाएगी, ठीक है, लेकिन होगी सिर्फ इसके अंदर, जो अंदर वाला पिंक वाला है, सिर्फ उसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, हम जानते हैं मैग्नेटिक सोलेनॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उसकी वजह से तो उसके अंदर बनेगी। बाहर आइडियल लेते हैं हम, आइडियल लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं, तो बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, है ना, ये बात हमें समझ में आती है। अच्छा, तो म्यू नॉट इंटू N2 इंटू आई हमारे पास आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी चाहिए, हमें फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स चाहिए हमें, तो फ्लक्स कितना क्रॉस हो रहा होगा बाहर वाले से, फ्लक्स कितना क्रॉस होगा बाहर वाले से। अब आप देखोगे कि बाहर वाले में पूरे में फ्लक्स नहीं होगा, इस एरिया में कोई फ्लक्स नहीं होगा। ये जो बाहर वाला जो दिख रहा है मुझे ब्लू 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 ब्लू, इसमें कोई फ्लक्स नहीं होगा, सिर्फ अंदर 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 फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो अंदर वाले एरिया लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अंदर वाले एरिया में ही फ्लक्स है। जितने एरिया में फ्लक्स होता है इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होती है, वही एरिया लेते हैं। तो एक टर्न की अगर बात करते हैं, तो इसके बाहर वाले के एक टर्न से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, ये होगा बी इंटू एरिया किसका, अभी भी पिंक वाले का। किसका एरिया, अभी भी पिंक वाले का एरिया। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ उतने ही रीजन में है। तो हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे बी कितना आएगा, म्यू नॉट N2 इंटू आई, ठीक है, और एरिया पिंक वाले का कितना है, पाई इंटू R2 इंटू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये आ गया हमारे पास। एक टर्न की बात करिए, हम बात करें अगर n टर्न्स की, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, अगर एक टर्न से इतना है, तो इसमें कितने टर्न होंगे, N1 इंटू एल, N1 इंटू एल। तो N1 इंटू एल टर्न से कितना हो जाएगा, N1 इंटू एल, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, म्यू नॉट N2 आई इंटू पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे आप फ्लक्स की जो वैल्यू आई, थोड़ा सा अरेंज कर लें इसको, तो म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 L पाई R2 स्क्वायर इंटू एल इंटू आई। यहीं से आप देख सकते हो n का वैल्यू यही आने वाला है। फिर भी आपकी उसके लिए संतुष्टि के लिए इसको माइनस d5/dt हम लिख देते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाता है आपके पास, माइनस म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर L इंटू di/dt। EMF वाले फॉर्मूले में हम पहुंच गए। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो आप देख सकते हो यहां से भी जो m की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, m पहले मेथड से, ये पहला फर्स्ट मेथड का हमने लिखा था यहां पर, और सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो सेकंड मेथड में कितना आया है, m जो आया है वो म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, ये सेकंड मेथड से हमें मिला है। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों वैल्यू जो हैं वो बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी कॉइल है, कौन सा सेकेंडरी कॉइल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई सा भी प्राइमरी हो सकता है, कोई सा भी सेकेंडरी हो सकता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी, क्योंकि वो दोनों की वजह से आ रही है ना भैया, दोनों के मेलजोल की वजह से आ रही है, तो बराबर आनी भी चाहिए थी। अगर बराबर आनी चाहिए तो हमने प्रूव कर दिया कि बराबर आ रही है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला आया है आपके पास, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक पंथ दो काज हमारे हुए हैं। ये जो फॉर्मूला आया है इसको भी हम लिखेंगे, m बराबर, एक तो हमने प्रूव कर दिया कि बराबर आते हैं और दूसरा फॉर्मूला भी निकाल लिया। तो
म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L। ठीक है, ये पाई R स्क्वायर इंटू L क्या है, ये पाई R स्क्वायर इंटू L क्या है, ये इसकी वॉल्यूम है। कौन सी वॉल्यूम है, कॉमन मिनिमम वॉल्यूम। ये कौन सी वॉल्यूम है, कॉमन मिनिमम वॉल्यूम, जो वॉल्यूम इनके बीच में कॉमन है। ठीक है, जो वॉल्यूम इनके बीच में कॉमन है, ये यहां से इसकी लंबाई, ये इसका ये लंबाई और ये वाला एरिया, अंदर वाला एरिया। ठीक है, ये कॉमन वॉल्यूम है इसकी। तो इसको हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि m जो है वो म्यू नॉट N1 N2, ठीक है, इंटू कॉमन मिनिमम वॉल्यूम। ठीक है, दोनों तरह से किसी भी याद रह जाए आपको, वैसे आप इसको याद रख लो। ठीक है, ये चीज हमें यहां से समझ में आती है। चलिए भाई, इस पे एग्जांपल देख लेते हैं कि हम एक म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। आईआईटी ने पूछा, जेई का क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जेई ने क्या पूछा था, आसान से क्वेश्चन इसका पूछे जाते हैं म्यूचुअल वगैरह पे। तो आपको बोलेगा कि ये एक रिंग है, ये बोला कि एक रिंग है। रिंग समझते हो ये सब लोग? ठीक है, हाँ, वही जो उंगलियां पहनाई जाती है वही वाली रिंग। ठीक है, ये वो रिंग है। ठीक है, अच्छा चलिए, और इस तरह से एक छोटा लूप यहां पर हमने रखा है। ठीक है, छोटा लूप हमने यहां पर रखा है, रख दें। ठीक है, इसका जो रेडियस है, इसका जो त्रिज्या है, इस वाले रिंग की जो त्रिज्या है वो a के बराबर है, और इसकी जो त्रिज्या है वो r के बराबर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो z के बराबर है। इनके बीच की जो दूरी है वो z के बराबर है। ठीक है, ठीक है भाई, और कुछ देना जरूरी है आपको? आई करंट फ्लो करा दो इसमें से, इसमें कुछ आई करंट फ्लो करा रहा है ना। बताइए कि इनका म्यूचुअल इंडक्ट ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा छोटे वाले लूप में, छोटे वाले लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। और हमें दिया है कि जो ए जो है वो आर से बहुत बड़ा है, ए जो है वो आर से बहुत बड़ा है। ठीक है, जल्दी से बता दें क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या ऊपर की तरफ बनेगी, कुछ इधर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि ऊपर की तरफ होगी। इसका वैल्यू मैं लेता हूं बी। ठीक है, अच्छा, और इसका जो एरिया होगा वो कुछ इस तरह से एरिया वेक्टर इधर आ रहा होगा, और इनके बीच में कुछ एंगल हम ले लेते हैं कि थीटा के बराबर है। एंगल निकाला दे रखा है आपको एंगल। ठीक है, एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, चलिए, चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं, एंगल निकल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो थीटा ले लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास थीटा आ जाती है। अच्छा, ये बी है और ये ए है, तो फ्लक्स कितना इसमें जनरेट हो रहा होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो कि बी है, और एरिया छोटे लूप का, ठीक है, और कॉस थीटा, ये हमारे पास फ्लक्स आ रहा होगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू रख देता है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की घात 3/2। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जेड दूरी पर। ठीक है, भूल गए हो ना, फॉर्मूला याद रखो, वापस याद करो जाके। और उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आपके पास फ्लक्स। ठीक है, ईएमएफ निकालना था तो इसको सिर्फ आई जो है वेरिएबल है, आई को इधर लिख लो और बाकी सबको इधर साथ में ले लो। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो। ये जो आपके पास आया है ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एम, ये वैल्यू आपके पास एम की आएगी। डिफरेंशिएट करोगे डी/dt आ जाएगा, एम के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने म्यूचुअल इंडक्शन की आज बात की है, आज चर्चा हमने म्यूचुअल इंडक्शन पे की है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब आपने बता दिया आपको, है ना। अगली क्लास में हम सेल्फ इंडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको आगे लेकर चलेंगे। आज यहीं खत्म करते हैं, आज के लिए इतने ही। आप मेरे साथ बने रहें आगे भी। थैंक यू।